बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम करती हूँ आप सबको फिफ्थ सेमेस्टर में एंटर होने के लिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्स जो कि हमारे साथ पोस्ट सब्जेक्ट पर मुश्तमिल है। इस पोस्ट सब्जेक्ट में जो सबसे अहम सब्जेक्ट है वो हमारे साथ है पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। फिर उसके बाद हमारे साथ आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और उसके बाद है टीएलपी यानी टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स। और फिर जो फोर्थ वन सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। तो इन सब को हम कोशिश करेंगे कि टाइम के साथ साथ कवर करें, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो जाए। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केएमयू पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हासिल हो सके। तो स्टूडेंट्स, लिखा गया है पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। अगर आप लोग देख ले पीडियाट्रिक को, तो ये जो पीडियाट्रिक वर्ड है ये ग्रीक से निकला हुआ है और इसका मतलब है पीडियाट्रिक यानी जो बच्चे होते हैं उसके हेल्थ के बारे में स्टडी करना, ठीक है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पीडियाट्रिक के साथ लिखा गया है हेल्थ नर्सिंग। तो यानी इसका मतलब ये है कि बच्चों के बारे में अब हम किस तरह से स्टडी करते हैं, यानी जो नर्सिस होते हैं वो किस तरह से पीडियाट्रिक के हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस यूनिट में हम इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को हाफ पढ़ेंगे और फिर दूसरे वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं जितने भी पीडियाट्रिक्स होते हैं वो हमारे साथ 0 to 18 ईयर्स तक होते हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे होते हैं जिसको हम चिल्ड्रन कहते हैं तो वो 0 से 18 ईयर्स तक होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने उसका जो एज रेंज है उसको याद रखना है। तो जब भी मैं आप लोगों के साथ अब बात करूंगी चिल्ड्रंस की तो इसका मतलब ये है कि 0 to 18 एज। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ऑब्जेक्टिव जैसे कि हम स्टार्ट से पढ़ कर आ रहे हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। लिखा गया है कि पर्सपेक्टिव ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, इसके पर्सपेक्टिव फर्स्ट हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिफिनीशन करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग की, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि लिस्ट द रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, एक पीडियाट्रिक नर्स की रोल क्या होती है जब वो चिल्ड्रन की केयर करती है। एक्सप्लेन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ये हमारे साथ एक कन्वेंशन था, एक जमात था, एक ग्रुप था जिसने ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड है उसने एक कुछ रूल्स बनाए थे कि बच्चों की किस तरह से उसको राइट मिलनी चाहिए, बच्चों की किस तरह से केयर करनी चाहिए। फिर हमारे साथ आता है अंडरस्टैंड एथिकल एंड लीगल इशू, जितनी भी एथिकल एंड लीगल इशू है उसके बारे में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो नर्सिस होती है, जो पीडियाट्रिक नर्सिस है, वो कौन कौन सी इश्यूज़ को, जो एथिकल है, जो लीगल इश्यूज़ है उसको फेस करती है। तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। लिखा गया है पर्सपेक्टिव ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीडियाट्रिक नर्स की जो डिफिनीशन है उसको पढ़ेंगे कि पीडियाट्रिक नर्सिंग की क्या डिफिनीशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा गया है नर्सिंग की डिफिनीशन। तो लिखा गया है कि नर्सिंग इज़ द केयरिंग, ठीक है। नर्सिंग हमारे साथ क्या है? ये एक केयरिंग है जो कि हम सेकंड सेमेस्टर से पढ़ के आ रहे हैं, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर से, कि नर्सिंग इज़ द केयरिंग, ठीक है। और नर्सिंग में हम, और नर्सिंग क्यों हम करते हैं? ताकि जितनी भी इलनेस है उससे लोग प्रिवेंट हो सके, उससे एलिवेशन उसको मिल सके, जितनी भी वो सफ़र कर रही है किसी डिजीज़ को उससे एलिवेट हो सके, उसको प्रोटेक्शन मिल सके, उसकी प्रमोशन ऑफ हेल्थ हो सके और उसकी जो हेल्थ है वो रिस्टोर यानी उसकी रिहेबिलिटेशन हो सके, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या पढ़ते हैं? नर्सिंग पढ़ते हैं। और नर्सिंग का मतलब भी यही है, नर्सिंग का डिफिनीशन भी नहीं यही है कि किसी को क्या करना? प्रिवेंट करना, उसको प्रमोट करना, उसकी हेल्थ की प्रमोशन करना, उसको प्रोटेक्ट करना किसी भी डिजीज़ से, किसी भी इलनेस से, और उसको रिस्टोर करना यानी उसकी रिहेबिलिटेशन करना उसकी डिजीज़ से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नर्सिंग कहते हैं। और ये नर्सिंग हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? तो ये हम जहाँ पे भी हमारे साथ एक इंडिविजुअल आ जाए, या इंडिविजुअल का मतलब है कि एक बंदा आ जाए, ठीक है, या फैमिलीज हो, या ग्रुप्स हो, या कम्युनिटीज़ हो, या ज़्यादा पॉपुलेशन हो, तो हर जगह पे हम यही नर्सिंग को अप्लाई करते हैं पॉपुलेशन पे, ठीक है। अब हमारे साथ आता है, ये तो सिंपल नर्सिंग का डिफिनीशन हो गया, लेकिन उसके बाद हमारे साथ आता है पीडियाट्रिक नर्सिंग का डिफिनीशन। तो वही डिफिनीशन है, लेकिन यहाँ पे ये नर्सिंग जो है ना हम किस लिए के लिए यूज़ करते हैं? बच्चों के लिए। तो लिखा गया है कि इट इज़ द आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस का क्या मतलब है? आर्ट का मतलब है स्किल, ठीक है, एंड साइंस का मतलब है नॉलेज। जब आपके पास नॉलेज भी हो और स्किल भी हो, ठीक है, और उस स्किल और नॉलेज के बेस पे आप एक बच्चे की केयर करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नर्सिंग कहते हैं, ठीक है। और वो केयर किस बेस
पे होगा, उसकी फिजिकल ग्रोथ के बेस पे, उसकी मेंटल स्टेटस के बेस पे, उसकी इमोशनल स्टेटस और उसकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए जब आप क्या करते हैं, उसके लिए जब आप केयर करते हैं, उसके लिए जब आप प्रोटेक्शन करते हैं एक बच्चे की हेल्थ की, तो उसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग यानी पीडियाट्रिक नर्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहा है कि एक पीडियाट्रिक नर्स की रोल क्या होगी एक बच्चे के लिए। ठीक है, वो बच्चा जो कि बीमार है, वो बच्चा जो कि हॉस्पिटल में आया है, वो बच्चा जो कि हेल्थ केयर सेंटर में आया है। ठीक है, तो लिखा गया है कि द रोल ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन आर प्रमोट द हेल्दी मेच्योरेशन ऑफ द चाइल्ड एज अ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल बीइंग विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज फैमिली एंड कम्युनिटी प्राइमरी लेवल। अब हमारे साथ यहाँ पे 3 लेवल का केयर होता है, एक होता है प्राइमरी लेवल केयर, एक होता है सेकेंडरी लेवल केयर, एक होता है टर्शरी लेवल। ठीक है, तो एज अ नर्स आपका रोल जब प्राइमरी लेवल पे रोल होगा तो वो किस तरह से होगा, जब आप एक पेशेंट की प्रिवेंशन करते हैं, जब आप एक पेशेंट की जब आप एक फीड्स की, जब आप एक चिल्ड्रन की प्रिवेंशन करते हैं, जब आपके पीट की जो इम्यूनाइजेशन करते हैं, ठीक है, उसकी जो इम्यूनिटी है उसको क्या कर देते हैं, उसको बूस्ट अप कर देते हैं। जब आप एक चिल्ड्रन की केयर करते हैं, उसको किसी भी डिजीज़ की बचाने की कोशिश करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, तो उसको हम प्राइमरी लेवल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी लेवल की बात की गई है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बच्ची का हेल्थ होता है, उसका फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, उसका मेंटल हेल्थ, ये सब की जब आप प्रिवेंशन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लेवल रोल कहते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी लेवल पे हम आते हैं, तो सेकेंडरी लेवल में क्या होता है, अगर हमारे साथ एक बच्चा आया है हेल्थ केयर सेंटर में और उसको कोई डिजीज़ लग गई है, जब उस डिजीज़ की हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये हमारे साथ सेकेंडरी लेवल केयर हो गया। और जब एक बच्चा आता है और वो डिसेबल है, ठीक है, उसको कोई भी डिसेबिलिटी हो, जैसे कि हमारे साथ जो स्पेशल बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे साथ एक बच्चा आया है और उसका पाँव कट गया है, हैंड कट गया है, कोई भी मसला आया है, डिसेबल है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिहेबिलिटेशन कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसको हम दोबारा अपनी जो जीने का जो नॉर्मल तरीका होता है, जो जीने का नॉर्मल क्या होती है, रहने के लिए, जीने के लिए जो नॉर्मल उसकी जो हेल्थ की क्या हो, हेल्दी इंसान हो, ठीक है, और उसके लिए जितना भी हमसे हो सके तो उसकी हम रिहेबिलिटेशन करते हैं, उसकी हम क्या कर देते हैं, उसकी की जीने की जो मतलब उसकी जीने की जो क़ुव्वत है उसको थोड़ा क्या कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। ठीक है, ताकि उसकी जो पोटेंशियल लेवल है, जो बॉडी का फंक्शन है, वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो सके, उसको ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकता है कि हमारे साथ प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शरी लेवल में क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल में हम जस्ट प्रिवेंशन करते हैं, सेकेंडरी लेवल में हम डिजीज़ की ट्रीटमेंट कर देते हैं, और जबकि जो टर्शरी लेवल है, जब हमारे साथ एक डिसेबल बच्चा आता है तो उसका हम क्या कर देते हैं, उसका हम केयर कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने सेकेंडरी लेवल का बताया कि ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट हम नहीं करते, एज अ नर्स आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसका क्या कर सकते हैं, जब उसको डिजीज़ हो, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो, तो उसका आप इस तरह से केयर करें ताकि उसका जो हेल्थ है वो क्या हो जाए, थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ वही बात दोबारा से बताई गई है कि जब आप एक नर्स है और आप अपना रोल जो है ना, अपने बच्चों, जो बच्चे आए हैं उसके केयर करते हैं, ठीक है, एज अ नर्स रोल आप प्ले करते हैं बच्चों पे, तो उसका प्राइमरी लेवल क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि उसका बेसिक नीड्स जो है ना उसको कंप्लीट करना, ताकि वो प्रिवेंट हो सके, उसकी इम्यूनाइजेशन करना, यानी के लिए पोलियो वगैरह लगाना है। ठीक है, जो 5 साल के बच्चे होते हैं उसको हम पोलियो क्यों लगाते हैं, जो पोलियो वैक्सीन होते हैं, ताकि वो पोलियो की जो डिजीज़ है उससे बचाव उसे हासिल हो सके। ठीक है, तो इस तरह से हम जब इम्यूनाइजेशन करते हैं तो इसको हम प्राइमरी लेवल कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि द नर्स कैन मेंटेन चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, इसके ज़रिए से चाइल्ड हेल्थ की जो है ना वो एक नर्स मेंटेन कर सकती है। बच्ची की जो ऑप्टिमल ग्रोथ है और जो ऑप्टिमल डेवलपमेंट है उसको आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ग्रोथ जो है ना, ये हमारे साथ जो फिजिकली ग्रोथ होती है, जो बच्चा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसकी फिजिकली ग्रोथ में डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। और जो डेवलपमेंट है, उसकी जो कॉग्निटिव लेवल है, उसका जो मेंटल स्टेटस है, उसका होशियार होना, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट आना, तो ये हमारे साथ डेवलपमेंट में आते हैं।
है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि प्रिवेंट डिजीज़ एंड देयर कॉम्प्लिकेशन, डिजीज़ और कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए जब हम उसकी हिफाजत करते हैं तो उसको हम प्राइमरी लेवल केयर कहते हैं। अब सेकेंडरी लेवल पे आते हैं, तो सेकेंडरी लेवल पे एक नर्स जो है ना वो किस तरह से केयर प्रोवाइड करती है। जब हमारे साथ एक बच्चा है वो बीमार है, ठीक है, तो उसके फैमिली को कूप करना सिखाती है, उसके जो चिल्ड्रन है उसको कुछ ऐसे बेसिक नीड्स उसको या बेसिक तरीके स्किल्स उसको सिखाता है जिससे उसकी प्रिवेंशन हो सकती है, जिससे उसकी जो डिज़ीज़ है वो थोड़ा ठीक हो सकता है, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो लिखा गया है कि असेस देयर नीड्स, ठीक है, उसके नीड्स को हम पहले असेस करते हैं, फिर उसके लिए एक केयर प्लान बनाते हैं, फिर उस केयर प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम इवालुएशन देखते हैं कि क्या बच्चे में कुछ चेंजेस आ गए हैं कि नहीं, ठीक है, जो प्लान हमने बनाया था वो उसमें उसके ज़रिए से बच्चे के कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ गया है कि नहीं, क्या वो सक्सेसफुल हो गया है कि नहीं, तो इसको हम सेकेंडरी लेवल कहते हैं। प्रोवाइडिंग हेल्थ टीचिंग टू चिल्ड्रन एंड दियर पेरेंट्स, ठीक है, और जो चिल्ड्रन है और जो पेरेंट है, जो बीमार बच्चा है और जो उसके माँ बाप है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम टीचिंग से देते हैं कि आपने किस तरह से अपने इस सिक बेबी को क्या करना है, इस डिजीज़ से प्रिवेंट करना है, ठीक है, इसकी फर्दर केयर करना है ताकि इसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ सके। स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ टर्शरी लेवल आता है, तो टर्शरी लेवल में लिखा गया है कि द नर्स शुड असिस्ट चिल्ड्रन टू रिटर्न टू देयर मैक्सिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग फॉलोइंग इलनेस एंड और डिसेबिलिटीज़। लिखा गया है कि क्या होता है कि जब हमारे साथ एक बच्चा है और वो डिसेबल है तो एक नर्स की ये हमेशा ये क्या होगी, उसका फोकस ये होगा, उसका सेंटर केयर ये होगा कि वो उस बच्चे का, जो डिसेबल बच्चा है, उसका जो मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शन है उस तक उसको रिटर्न कर सके, ठीक है, तो जब उसको हम रिटर्न करने की कोशिश करते हैं तो इसको हम टर्शरी लेवल कहते हैं। फैमिली सेंटर्ड केयर, जिस तरह से हम एक बच्चे की केयर करते हैं तो उसी तरह से उसकी फैमिली का भी केयर करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है ना वो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता, वो बच्चा होता है, उसका कॉग्निटिव लेवल इतना डेवलप नहीं हुआ है, उसका मेंटल लेवल इतना डेवलप नहीं हुआ है जिसके ज़रिए से वो अपना ख्याल रख सके। बच्चा तो ऐसा होता है कि जब वो ज़मीन पे पड़ी हुई बबल गम को भी देखता है तो वो उसको उठा के अपने मुंह में डालता है, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या होती है, उसकी वजह से उसको बहुत सारी डिजीज़ का सामना करना पड़ता है फिर, तो इस वजह से हम फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे बच्चे की ट्रीटमेंट में। तो लिखा गया है कि द फैमिली सेंटर केयर अप्रोच इज़ recognize the family as the one constant in the child life through three components, ठीक है, ऐसे 3 कंपोनेंट्स है जिसके ज़रिए से हम उसके फैमिली को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि वो अपने बेबी को किस तरह से केयर का जो अप्रोच है वो दे सकता है। तो लिखा गया है कि फर्स्ट हमने क्या करना है, उसके फैमिली को रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, जब आप किसी के साथ रिस्पेक्ट से पेश आएंगे तो वो आपकी बात मानेगी। कोलेबरेशन करना है, आपने उसको कोलेबरेटली समझाना है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना है और फिर उसको सपोर्ट भी देना है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गरीब होते हैं और वो इस केयर को, इस ट्रीटमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उसका बेबी जो है ना वो फर्दर बीमार हो सकता है, ठीक है, तो इस वजह से आपने उसका फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। किस तरह से, जैसे कि आपने किसी एनजीओ के बारे में बताना है, किसी ऐसे सपोर्ट के बारे में, किसी ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताना है जिसमें जितनी भी डिजीज़ वाले बच्चे होते हैं उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, जैसे कि सेहत कार्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है, उसके बारे में बताना है कि इसके ज़रिए से आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने बेबी के लिए, ठीक है, जिससे आपका फाइनेंशियल जो नीड है वो पूरा हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आ रहा है पेरेंट्स एजुकेशन। जब हम एक बेबी का केयर करते हैं, जब हम एक बेबी का ट्रीटमेंट करते हैं, एक सिक बेबी का, तो उस दौरान उसके माँ बाप को भी एजुकेट करते हैं, क्योंकि माँ बाप जो है ना उसका मेन रोल होता है बेबी के केयर करने में, ठीक है। तो लिखा गया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नीड्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसका जो हाइजेनिक नीड है और जो न्यूट्रिशनल नीड है वो मेंटेन हो और प्रमोट हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, उसके माँ बाप को एजुकेशन देते हैं। उसका जो एक्सीडेंट होता है, जैसे कि मतलब रास्ते से उठाया हुआ चीज़ जो है ना मुंह में डालना, ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं अनहाइजीनिक होने की वजह से, न्यूट्रिशनल की कमी की वजह से, ठीक है, तो इस दौरान हम क्या कर देते हैं, उस दौरान हम उसके माँ बाप को एजुकेशन देते हैं कि आपने किस तरह से कौन कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आप अपने बच्ची को, उसका जो हेल्थ है उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ से, ठीक है। तो लिखा गया है कि एक्सीडेंट हो गया उससे प्रिवेंट करना, इम्यूनाइजेशन हो गया उसके लिए पोलियो वैक्सीन वगैरह का इंतज़ाम करना, ठीक है, उसके लिए क्या करना, उसके लिए ले जाना हॉस्पिटल में, और इसी तरह से पीरियोडिक एग्जामिनेशन करना, क्योंकि बेबी का जो ग्रोथ है वो किस तरह से हो रहा है कि नहीं, वो अंडर ग्रोथ तो नहीं है, ठीक है, उसका जो
जो वेट है वो किस तरह से है, उसका हाइट किस तरह से है, उसमें कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बेबी को पीरियडिकली उसको हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर ले चलना है और उसको दिखाना है फिजिशियन को, ठीक है। चाइल्ड इलनेस को अगर एक बेबी है और वो बीमार हो गया तो उसके लिए क्या करना है, आपने उसका केयर करना है, ठीक है। और उसका जो नेचर ऑफ डिजीज़ है वो किस तरह से है, वो ट्रांसमिट हो सकता है किसी दूसरे को कि नहीं, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है अपने बेबी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपने क्या करना है, उसके इलनेस का ख्याल रखना है। प्लान फॉर चाइल्ड डिस्चार्ज, ठीक है। अपने बेबी का जो डिस्चार्ज प्लान है आपने करना है, तो इस दौरान क्या करना है, सच एज चाइल्ड मेडिकेशन, फॉलो अप एंड न्यूट्रिशन। आपने क्या करना है, अगर आप अपने बच्चे को डिस्चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस दौरान आपने नर्स का रोल ये हो सकता है कि वो पूरा का पूरा एजुकेशन दे दे उसके पेरेंट्स को कि किस तरह से ये मेडिकेशन देना है, कितने टाइम के लिए देना है, ठीक है, और फिर फॉलो अप के लिए कब ले आना है और उसका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। तो ये सब एजुकेशन आपने पेरेंट्स को देना है ताकि उसके जो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलप है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। तो इस सब बातों का ख्याल रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं ये हमारे साथ क्या है, चाइल्ड है। ये वही स्लाइड दोबारा से आ गया है। द रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, अब एक पीडियाट्रिक नर्स का क्या रोल हो सकता है, तो लिखा गया है कि क्या होता है, द थेरापेटिक रिलेशनशिप। आपने क्या करना है, जब आपका वाइट कोट होता है, ठीक है, जो एज अ नर्स आप एक वाइट कोट को पहनते हैं जिसको हम ओवरऑल भी कहते हैं, तो वही वाइट कोट जो है ना उसका बहुत सारे बच्चों को उससे फोबिया होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उसको एंजाइटी होती है जब वो वाइट कोट को देखता है, उसे लगता है कि ये अब मुझे इंजेक्शन लगाएगी, मुझे मारेगी, मुझे क्या करेगी, दवाइयाँ वगैरह देगी, ठीक है। तो इस फोबिया को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, बच्चों के साथ आपने एक रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है, फ्रेंडशिप करनी है, जिसके ज़रिए से वो आपके पास आ सके और आप उसका सही से केयर कर सकें। फैमिली एडुकेसी, फैमिली के लिए आपने क्या करना है, आवाज़ उठाना है। अगर वो गरीब है, अगर वो क्या है, वो सपोर्ट नहीं कर सकता इस ट्रीटमेंट को, तो तब आपने क्या करना है, उसको सपोर्ट देना है। उसको आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह या उसको आपने कुछ ऐसे अप्रोच सिखाने हैं जिसके ज़रिए से वो क्या हो सकता है, उसका जो बेबी का केयर है वो हो सकता है, ठीक है, और उसकी केयरिंग भी करनी है। डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ की प्रिवेंशन करना आपका रोल है, ठीक है, कि आप बेबी को डिजीज़ से प्रिवेंट हो सके, उसका केयरिंग कर सके, ठीक है, और उसका हेल्थ जो है ना उसको प्रमोट कर सके, हेल्थ टीचिंग देना है, इसी तरीके से सपोर्ट देना है, और उसके फैमिली को भी काउंसल करना है, बेबी को भी काउंसल करना है कि किस तरह से आप इस डिज़ीज़ के साथ क्या कर सकते हैं, इस डिज़ीज़ को किस तरह से आप फर्दर मतलब अपने बेबी के ग्रोथ को, अपने बेबी के डेवलपमेंट को, अपने बेबी को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए किस तरह से आप कौन कौन से चीज़ों का ख्याल रखना है, उसका न्यूट्रिशन का, उसकी दवाइयों का, उसकी मेडिसिन का और इसकी केयर करने का, ठीक है। तो ये सब आपने क्या करना है, अपने क्या है, जो बेबी है और उसके जो पेरेंट्स है उसको समझाना है। द रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, ठीक है। फर्दर आ रहा है कि रिस्टोरेटिव रोल यानी रिहेबिलिटेशन, रिस्टोर करना उसका हेल्थ, ठीक है, ये रोल है आपका। दूसरा ये कि कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, आपने कोऑर्डिनेशन में रहना है, आपने कोलैबोरेटरी रहना है, ग्रुप में रहना है, और उस ग्रुप के साथ साथ आपने क्या करना है, अपने क्लाइंट्स का ख्याल रखना है, ठीक है, उसका केयर करना है। रिसर्च, आपने रिसर्च को देखना है कि किस तरह से, किस रिसर्च के प्रैक्टिस के ज़रिए से इस बेबी का हेल्थ जो है ना वो जल्द से जल्द प्रमोट हो सकता है। हेल्थ केयर प्लानिंग, आपने ऐसे हेल्थ केयर प्लानिंग रखना है जो कि हमारे साथ पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव हो, यानी लीगली हो, ठीक है, लीगली वो क्या हो, वो लीगली अप्रूव हो, लीगली वो सेलेक्टेड हो, ठीक है, लीगली वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो लीगली केयर प्लान आपने बनाना है एक बेबी के लिए और उस पर अप्लाई करना है। एथिकल डिसीजन मेकिंग का स्टेप्स आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ऐसी एथिकल डिसीजन मेकिंग करना है जो कि हर पहलू से बेबी के लिए बेस्ट हो। अब हमारे साथ आ रहा है जो एथिकल डिसीजन मेकिंग हम करते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, ऑटोनॉमी देखते हैं, खुद मुख्तारी देखते हैं, नॉन मेलिफिसेंट देखना है। ऐसा देखना है कि बेबी को आपने जो पेशेंट है उसको क्या करना है, कभी भी नुकसान नहीं देना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसकी पैदा का ख्याल रखना है, पैदे के लिए उसका केयर करना है। बेनिफिसेंस यानी बेबी के हेल्थ के लिए जितना भी हमसे हो सके उसको प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका केयर करना पड़ेगा, ठीक है, यानी जो पेशेंट वेल बीइंग, ठीक है, उसके प्रमोशन के लिए जितना भी हमसे हो सके तो उसके लिए हम करेंगे। जस्टिस का मतलब ये है कि आपने हमेशा फेयरनेस में रहना है, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस इज कॉल्ड जस्टिस।
द राइट ऑफ द चाइल्ड। अब हमारे साथ कुछ राइट्स है जो कि एक कन्वेंशन था जिसको हम UNCR भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये हमारे साथ एक ऐसा जमात था जो कि बैठा गया था, एक ग्रुप था। ठीक है, और ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है ना, इसने कुछ राइट्स बताए गए हैं बेबीज़ के लिए जो कि अभी तक चल रहे हैं, वही राइट्स है। ठीक है, बेबी के लिए वही राइट्स रखे गए हैं कि ये राइट्स जो है ना, ये हर एक बेबी का हक है इसको देना है। ठीक है, तो वो कौन कौन से राइट्स है, उसमें तकरीबन 54 तक आर्टिकल्स है। ठीक है, उसको हम उसके कुछ राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल के साथ तो नहीं दिए हैं लेकिन फिर भी दिए गए हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे और वही राइट्स जो है ना, हम हर एक बेबी पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हर एक बेबी को उसके राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे उस रूल्स, उस राइट्स के बारे में जो कि एक हर एक बच्चे का हक है 0 to 18 एज तक। ठीक है, तो लिखा गया है कि ये हमारे साथ एक ऐसा एग्रीमेंट था जो कि वर्ल्ड वाइड क्या हुआ था, साइन हो गया था कि ये हर एक बच्चे का हक है, उसको मिलना चाहिए। ठीक है, और ये उन बच्चों का हक है जो कि हमारे साथ 0 to 18 एज तक हो। फिर ये जो एडॉप्शन आया था हमारे साथ UN जनरल कमेटी का, तो ये कब आया था, 1989 में आया था। ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, एंड इट इज़ द मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड इन द ऑल इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये हमारे साथ इंटरनेशनली एग्रीमेंट था। ठीक है, हर मतलब इंटरनेशनली ये मौजूद है कि हर एक बच्चे का यही हक है। एज ऑफ नवंबर 2009 194 कमिटीज़ 194 कंट्रीज हैव रेटिफाइड इट। ठीक है, 194 कंट्रीज जो है ना, उस पर क्या हो गया, अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ लिखा गया है कि एज नवंबर 2009 194 कंट्रीज हैव रेटिफाइड इट इंक्लूड एवरी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। लिखा गया है कि 2009 में, जो नवंबर 2009 है, उसमें 194 कंट्रीज़ ने क्या किया था, इसके साथ मुतफ़िक़ा हो गए थे, या उसके साथ इत्तेफाक हो गया था कि ये सारे रूल्स जो है ना, हर एक बच्चे को मिलने चाहिए। ये सारे राइट्स हर एक बच्चे का राइट है, उसको मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जितने, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हमारे साथ UNCRC है, ये हमारे साथ 54 आर्टिकल्स पे कंसिस्ट है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ राइट, राइट क्या होता है, तो लिखा गया है कि ह्यूमन राइट आर द बेसिक थिंग्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर एंटाइटल्ड टू इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड टू डेवलप। ठीक है, हर एक इंसान के लिए कुछ ऐसे बेसिक थिंग्स होते हैं जो कि उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो कि उसके जीने के लिए, उसको डेवलप होने के लिए क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तो वही उसको हम क्या कहते हैं, उस एंटाइटल ऑर्डर्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं राइट्स। ठीक है, एवरी सिंगल पर्सन रिगार्डलेस टू ऑफ देयर एज हैज़ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, हर एक इंसान के लिए अपने अपने कुछ राइट्स होते हैं। एंड द गवर्नमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर टू दैट पीपल राइट कैन बी असिस्ट आर रिस्पेक्ट कैन बी इंजॉय। ठीक है, रिस्पेक्टेड कैन भी इंजॉय, तो लिखा गया है कि क्या है, और गवर्नमेंट का यही रूल्स है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर इंसान की जो उसकी जो राइट्स है उसका क्या रखे, ख्याल रखे। ठीक है, और हर एक इंसान को उसके राइट्स पहुंचने चाहिए। और इसके साथ साथ फिर लिखा गया है कि क्या होता है कि हर एक इंसान को जीने के लिए, उसको इंजॉय करने के लिए, अपने राइट्स को इंजॉय करने के लिए पूरा पूरा हक है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चिल्ड्रन एंड यंग पीपल हैव स्पेशल राइट्स। चिल्ड्रन और यंग पीपल के लिए पर कुछ स्पेशल राइट्स है, बिकॉज दे आर रिलेटिवली मोर वॉल्नरेबल। ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ वॉल्नरेबल का क्या मतलब है, अनेबल टू टेक डिसीजन देयर ओन। ठीक है, जो कि हमारे साथ अपने खुद का डिसीजन खुद नहीं ले सकता। ठीक है, तो उसको हम वॉल्नरेबल कहते हैं। क्योंकि यंग चिल्ड्रन जो होते हैं, और जो यंग होते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं, ये हमारे साथ अपना खुद का डिसीजन खुद नहीं ले सकते, तो इस वजह से इसके लिए कुछ स्पेशल क्या है, राइट्स है। ठीक है, जो कि हमारे साथ UNCRC की वजह से वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली ये मिले हुए हैं। ठीक है, तो वो राइट्स कौन कौन से हैं उसको अब हम पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट ऑल पीपल अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट चिल्ड्रन राइट्स। ठीक है, और गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक को ये पहुंचा दे कि हर एक बच्चे का जो राइट्स है उसको वो राइट्स मिलने चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दिस इंक्लूड चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, पेरेंट्स, फैमिली एंड टीचर्स। ठीक है, जिसमें हमारे साथ कौन कौन इंक्लूड है, चिल्ड्रन, पीपल,
जो यंग पीपल है और इसके साथ साथ पेरेंट्स, फैमिली एंड टीचर्स, ठीक है, इन सब को चाहिए कि वो बच्चे की जो राइट्स है उसका ख्याल रखे, उसका रिस्पेक्ट कर सके। अब जो फर्स्ट वन है हमारे साथ वो है डिफिनीशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड का डिफिनीशन क्या है, तो जितने भी हमारे साथ अंडर 18 है उसको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या है, तो लिखा गया है कि इस कन्वेंशन में हमें बताया गया है कि कोई भी बच्चा, उसका रेस, उसका रिलीजन, उसका लैंग्वेज, उसका यानी ये गर्ल है, ये बॉय है, ये रिच है, ये पुअर है, इसको हम नहीं देखेंगे और हर एक को अपने राइट्स जो है ना वो पूरे पूरे मिलेंगे, ठीक है। उसको कभी भी रेस के मुताबिक, उसकी जो मजहब है, उसका जो ज़ात है, उसके मुताबिक हम उसको कभी भी अनफेयरली ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि इक्वली ट्रीटमेंट देंगे हर एक बच्चे को, ठीक है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को देखेंगे, जिस चीज़ में बच्ची की क्या हो, जिस चीज़ में बच्ची की फायदा हो, जिस चीज़ में बच्चे को नुकसान ना हो, वो इफ़ेक्ट ना हो, तो उस साइड पे हम क्या करेंगे, उस साइड पे जाएंगे, उस साइड पे उसका डिसीजन मेक करेंगे, ठीक है। द पर्टिकुलरली एवलाइज द बजट पॉलिसीज एंड लॉ मेकर्स, प्रोटेक्शन, और ये यहाँ पे ये जो पर्टिकुलरली अप्लाइज टू बजट पॉलिसीज़ एंड लॉ मेकर, इसका मतलब ये है कि हर एक पॉलिसी के मुताबिक जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, हर एक लॉ के मुताबिक या बजट के मुताबिक जब भी हम कोई रूल्स या कोई रेगुलेशंस वगैरह लाते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें बच्चों को तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है, रॉन्ग इफ़ेक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, अब गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक बच्ची की जितनी भी राइट्स है उसको, उसे फुलफिल्ड करे, ठीक है, उसको फुलफिलिंग मिलनी चाहिए और उसकी हर एक राइट की ख्याल रखना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसकी राइट्स जो है ना वो पूरी पूरी मिलनी चाहिए और उसकी जो राइट है उसको क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना है कि कोई उसका गलत यूज़ ना करे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब लिखा गया है पेरेंटल गाइडेंस, तो पेरेंटल गाइडेंस क्या होती है और उसको हम किस तरह से बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो लिखा गया है कि गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिलीज टू डायरेक्ट एंड गाइड देयर चिल्ड्रन सो दैट एज दे ग्रो दे लर्न टू यूज़ देयर राइट प्रॉपरली, ठीक है। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक बच्चे को उसकी जितनी भी फैमिली है, उसकी जितनी भी उस फैमिली में जितनी भी मेंबर्स है, ठीक है, उसको समझाए कि आपने अपने बच्चे को पूरे पूरे हकूक़ जो है ना वो देने हैं, ताकि वो जैसा ही बड़ा होता जाए तो वो अपने हकूक़ को क्या करे, उसको सीखे और वो फिर प्राउडली कह सके कि मुझे हर एक हकूक़ जो है ना मुझे मिला है, ठीक है। सर्वाइवल एंड डेवलप, सर्वाइवल एंड डेवलप में क्या लिखा है कि चिल्ड्रन हैव द राइट टू लिव, ठीक है, हर एक बच्चे का ये हक है कि वो जी सके, ठीक है, हर एक इंसान को जीने का हक है। गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट चिल्ड्रन सर्वाइव एंड डेवलप हेल्थली, ठीक है, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक बच्चे को क्या करे, उसकी केयर करे, उसकी प्रोटेक्शन करे कि वो उसको कोई भी जीने से नहीं रोक सकता, वो जी सकता है, ठीक है। कोई भी उसको जो मतलब जिंदा जो है ना उसको कत्ल करना, उसको मारना, ये किसी का भी हक नहीं है, हर एक बच्चे को पूरा पूरा हक है कि वो जी सके। रजिस्ट्रेशन, नेम, नेशनलिटी एंड केयर, जैसा ही बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, जैसा ही वो मर जाता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाना, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें कितने बच्चे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, नेम, नेशनलिटी, केयर, ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू अ लीगली registered name officially recognized by the government. Children have the right to a nationality to belong to the country, ठीक है। हर एक बच्चे का हक है कि उसका क्या करे, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका नेम, उसका नेशनलिटी, ये सारे मौजूद हो ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हमारे साथ कितने लीगली बच्चे जो है ना वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। और हर एक बच्चे का फिर क्या बनाना है, फॉर्म बी बनाना है जिसके ज़रिए से उसकी नेशनलिटी भी मालूम होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर किडनैपिंग का केस जो है ना वो बहुत कम हो जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी, अब बच्चे का CNIC बनाना है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे साथ उसकी जो आइडेंटिटी है वो प्रिजर्व रहेगी, वो सेफ रहेगी, ठीक है। तो किस तरह से हम एक बच्चे की जो आइडेंटिटी है उसको सेव कर सकते हैं, तो जो नादरा है हमारे साथी की उसके ज़रिए से हम उसका CNIC बनाते हैं, उसका नेशनलिटी बनाते हैं, जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि ये बेबी इस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, और ये फिर 18 एज के बाद होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ आता है सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। तो लिखा गया है कि चिल्ड्रन
कि चिल्ड्रन हैव द राइट्स टू लिव, ठीक है। हर एक बच्चे का हक है कि वो अपने माँ बाप के साथ ही जिए, ठीक है, जब तक उसके माँ बाप उसके लिए बेड ना हो। किस तरह से बेड हो सकती है? जब उसके माँ बाप जो है ना वो मेंटली सेट ना हो, ठीक है, यानी पागल हो, ठीक है, तो उस दौरान उस बच्चे को मारा जा सकता है, उसको क्या कर सकता है, उस पर टार्चर तशद्दुद वगैरह कर सकता है, ठीक है। तो इस दौरान आपने क्या करना है, आपने अपने बच्चे को मतलब जो फैमिली है उसके साथ ही उस दौरान बच्चा जो है ना वो नहीं रह सकता। अगर अगर उसके माँ बाप जो है ना वो बिल्कुल ठीक है तो हर एक बच्चे का फिर हक है कि वो अपने माँ बाप के साथ ही जिए, ठीक है। चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स डू नॉट लिव टुगेदर, उस बच्चे वो बच्चे जिसका पेरेंट्स जो है ना उसकी सेपरेशन हो गई है, उसका डाइवर्स हो गया है, वो उसके पेरेंट्स जो है ना वो नहीं रहे, ठीक है, या उसके पेरेंट्स जो है ना वो एक दूसरे से अवेयर रहते हैं, तो उस दौरान हर एक पेरेंट को चाहिए, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, उस दौरान तक जब तक बच्चा जो है ना वो 18 एज तक नहीं हुआ है तब तक उस बच्चे के कांटेक्ट में दोनों को रहना है, ठीक है, माँ को भी और बाप को भी, ठीक है। उन दोनों का ये क्या होगा, राइट्स होगा, बच्चे का ये राइट है कि दोनों माँ बाप जो है ना उसके साथ रहेगी कांटेक्ट में। फैमिली रीनिफिकेशन, फैमिली रेनिफिकेशन का क्या मतलब है, यानी इतिहाद करना, ठीक है। तो लिखा गया है कि फैमिलीज होज मेंबर लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, वो फैमिली जिसका मेंबर जो है ना वो डिफरेंट कंट्री, यानी माँ बाप जो है ना, बाप एक कंट्री में है, माँ दूसरी कंट्री में है, ठीक है। तो इस दौरान आपने क्या करना है, शुड बी अलाउड टू मूव बिटवीन दूस कंट्रीज सो दैट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन कैन स्टे इन कंटेक्ट, ठीक है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो दो उस कंट्री में रहे जहाँ पे उसके बच्चे हैं, ठीक है, दोनों पेरेंट्स को, ताकि उसके बच्चों को उसका हकूक पूरा पूरा मिल सके, ठीक है। तो हर एक माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों के पास ही रहे, ठीक है। किडनैपिंग, किडनैपिंग के बारे में क्या बताया है इस इदारे ने, इस कन्वेंशन ने, तो बताया गया है कि गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू स्टॉप चिल्ड्रन बीइंग टेकन आउट ऑफ देयर ओन कंट्री इलीगली, ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बच्चों का इलीगली इस कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, अपने कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, ठीक है, या उसको भेजना, ये बिल्कुल स्टॉप करे, ठीक है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको स्टॉप करना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर द व्यू ऑफ चाइल्ड, ठीक है, लिखा गया है कि रिस्पेक्ट फॉर द व्यू ऑफ चाइल्ड, तो व्हेन अच्छा, व्हेन एडल्ट आर मेकिंग डिसीजन, जब बड़े जो है ना वो डिसीजन लेते हैं तो वो इस तरह से डिसीजन उसको लेना चाहिए कि बच्चों पे उसका कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। चिल्ड्रन हैव द राइट टू से दैट, तो उस दौरान जब बड़े जो है ना वो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसका इफेक्ट बच्चों पे पड़ सकता है, तो उस दौरान बच्चों को चाहिए कि वो बोले, ठीक है। बच्चों को पूरा पूरा हक है कि वो अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने बारे में, अपने ओपिनियन के लिए क्या करे, अपने ओपिनियंस अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे कि मेरा ये डिसीजन है, आप लोगों ने इस तरह से करना है, ठीक है, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो बच्चों पे ना आ सके। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में क्या लिखा है कि चिल्ड्रन हैव द राइट टू गेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन, हर एक बच्चे को चाहिए कि वो अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करे, ठीक है, एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट डैमेजिंग टू दिम आर अदर्स, ठीक है। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि उस बच्चे को या दूसरों को क्या ना करे, डैमेज ना कर सके, तो इस इंफॉर्मेशन को आपने क्या करना है, शेयर करना है। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन, ठीक है, हर एक बच्चे का हक है कि वो अपने रिलीजन के बारे में सोचे, अपने रिलीजन के बारे में डिसीजन ले ले, ठीक है। चिल्ड्रन हैव द राइट टू थिंक एंड बिलीव व्हाट दे वांट एंड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, ठीक है, हर एक बच्चे का हक है कि वो कौन से रिलीजन पे बिलीव करना चाहता है, वो कौन से रिलीजन के साथ जीना चाहता है, वो कौन से रिलीजन पे प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा हक नहीं है कि आप उसको स्टॉप करें, आप उसको क्या करें, आप उसको टॉर्चर करें, आप उस पर तशद्दुद करें, ठीक है, बल्कि उसका हक है कि वो जिस जिस तरह से जीना चाहता है वो जी सकता है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में लिखा गया है कि चिल्ड्रन हैव द राइट टू मीट टुगेदर एंड टू जॉइन ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बच्चे का ये हक है कि वो एक दूसरे के साथ मीट टुगेदर करे, ठीक है, ग्रुप्स को ज्वाइन करे, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसे पसंद है उसको ज्वाइन करे, जो भी ग्रुप उसे पसंद है वो ज्वाइन करे। आपका कोई भी हक नहीं है कि आप उसको स्टॉप करें, ठीक है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जी ले। राइट टू प्राइवेसी, हर एक बच्चे का प्राइवेसी का ख्याल रखना उसका हक है, ठीक है। The law should protect them from attacks against their way of life, ठीक है, उस बच्चे का प्राइवेसी रखना, उस बच्चे का प्रोटेक्शन करना, ये जो है ना ये हमारे साथ क्या है, एक लॉ है, ठीक है। उसके मुताबिक आपने क्या करना है, अपने बच्चों का लॉ के मुताबिक बच्चों का प्रोटेक्शन करना, लॉ के मुताबिक बच्चों का जीने का जो क्या है हक है वो उसे पूरा पूरा मिलना चाहिए, ठीक है।
असिस्ट टू इंफॉर्मेशन मास मीडिया, हर एक बच्चे को मास मीडिया जो है ना वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उसके ज़रिए से वो अपने हेल्थ की अपने वेलबींग के लिए क्या कर सके, इंफॉर्मेशन को गेन कर सके। ठीक है, तो मास मीडिया में हमारे साथ क्या आते हैं, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट कंटेंट हो गया, ये जो है ना बच्चों के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन सारे चीज़ों से वो हार्मफुल चीज़ें हटाए, जो कि हार्मफुल मटेरियल हटाए जो कि बच्चों को हार्म कर सकता है। ठीक है, जो कि बच्चों को खतरा दे सकता है। तो इस सारे खतरे वाली चीज़ों को गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस मास मीडिया को इनकरेज करे कि अपने रेडियो से, टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से या इंटरनेट कंटेंट से उस सोर्सेज को मिटाए जिसके ज़रिए से बच्चों को हार्म मिल सकती है। ठीक है, और उन सारे सोर्सेज को डाले जो कि बच्चों को फ़ायदा दे सकती है। पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट असिस्टेंस लिखा गया है कि क्या होता है कि both parents share responsibility for bringing of their children and should always consider what is the best for each children। ठीक है, लिखा गया है कि ये है कि क्या होता है कि पेरेंटल अब जो पेरेंट्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी एक बच्चे के लिए। तो क्या होना है, बोथ पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों को पूरी पूरी क्या करे, उसको पूरी पूरी हक दे दे। ठीक है, अपने बच्चों की जो हकूक़ है उसको पूरी पूरी कंप्लीट करे। हर एक पेरेंट्स को चाहिए गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस पेरेंट्स स्पेशली बोथ वर्क आउटसाइड ऑफ द होम। ठीक है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि पेरेंट्स को क्या दे, सपोर्ट दे, ताकि जब वो पेरेंट्स जो कि काम करते हैं, दोनों माँ भी काम करती है और बाप भी काम करता है। ठीक है, तो उस दौरान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उन माँ बाप को छुट्टी दे दे कुछ दिनों के लिए, ताकि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे। ठीक है, और उसको उसका हकूक़ मिल जाए। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस, तशद्दुद वगैरह से बच्चों को प्रिवेंट करना। ठीक है, चिल्ड्रन हैव द राइट टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग हर्ट, हर एक बच्चे का ये हक है कि वो हर्ट होने से, यानी तशद्दुद होने से, मिसट्रीटेड होने से या मेंटली टॉर्चर होने से बचा सके। ठीक है, मेंटली फिजिकली जो भी टॉर्चर हो रहा है तो उससे बचना उसका हक है। कि चिल्ड्रन डिप्राइव ऑफ फैमिली एनवायरनमेंट, जब फैमिली जो पेरेंट्स है, जो फैमिली है, जब वो अपने बच्चों के साथ ना हो, ठीक है, उसका इंतकाल हुआ हो या वो इस कंट्री में ना हो, दूसरे कंट्री में हो, या अपने मतलब अपने बच्चों से दूर हो, तो उस दौरान हुकूमत का ये हक है। ठीक है, और जो जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं उन लोगों का ये हक है कि उसको बिल्कुल फैमिली जैसा एनवायरनमेंट दे दे, बिल्कुल स्पेशल केयर उसको दे दे, ताकि उसको अपने माँ बाप की कमी महसूस ना हो। ठीक है, उसके जितनी भी इथनिक ग्रुप, रिलीजियन, कल्चर या जितनी भी लैंग्वेज है उसकी रिस्पेक्ट हो, चाहे वो यतीम खाने में हो, चाहे वो ऐसे दारुल उलूम वगैरह में हो। ठीक है, तो वहाँ पे उसको बिल्कुल पूरा पूरा हक है कि वो उसकी इथनिक का ख्याल रख सके, ग्रुप्स का, रिलीजन्स का, कल्चर एंड लैंग्वेज का। ठीक है, कोई भी उस पर तशद्दुद वगैरह ना करे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।